चैप्टर 21। सिर्फ कुछ कह देने से लोग बर्बाद नहीं हो जाते। क्या पे मैंशन में कोई खजाना हो सकता है? जाओ याओ सोच में पड़ गया। उसे इतना पता था कि पिछले राजवंश के टाइम पे फैमिली के साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद से पे मैंशन एक फोबिडन जगह बन चुकी थी। लोग सिर्फ वहां जाने से ही नहीं डरते थे, बल्कि पे मैंशन का नाम लेना तक अवॉइड करते थे। राजधानी में हमेशा से एक कहानी चलती आ रही थी। पे फैमिली को गलत तरीके से दोषी ठहराकर पूरी खानदान को मार दिया गया था। खून की नदियां बही थीं। उसके बाद से पे मैंशन में इतनी गहरी नफरत और बदला भरा हुआ था कि लोग कहते थे आधी रात को वहां से आत्माओं की चीखें और भूखे भेड़ियों की आवाजें आती थीं। बहुत साल पहले कुछ लोगों ने वहां रहने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां का मनहूस माहौल इतना भारी था कि जो भी गया उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो गया। बड़े बड़े साधुओं और पंडितों की पूजा पाठ भी बेकार गई। तब से कोई भी पे मैंशन के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। ग्रेट ज़ू की शुरुआत में पहले बादशाह ने सोचा था कि इतनी बड़ी हवेली को बर्बाद रहने देना अफसोसनाक है। उसने मरम्मत का हुक्म दिया ताकि बाद में किसी वफादार अफसर को दे सके, लेकिन काम के दौरान ही एक मजदूर छत से गिरकर मर गया और पे मैंशन की भूतिया कहानियां फिर से जिंदा हो गईं। आखिरकार बादशाह ने भी हाथ खड़े कर दिए और हवेली को वैसे ही छोड़ दिया। लाइवांग, तुमने कभी सुना है कि पे मैंशन में कोई खजाना है? लाइवांग और बाकी कुत्ते पहले आवारा थे और वहीं रहते थे। इंसानों के लिए जो जगह मनहूस थी, वही स्ट्रे डॉग्स और कैट्स के लिए एक ठीक-ठाक ठिकाना था। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना, लाइवांग ने कहा। वहां हमें कोई खजाना नहीं मिला। तो फिर कोई वहां जाने की कोशिश क्यों करेगा? जाओ याओ ने थोड़ी देर सोचा। पे मैंशन तो इतनी डरावनी जगह है कि दिन में भी कोई नहीं जाता, रात तो दूर की बात है। याओ याओ, टेंशन मत लो, हम पे मैंशन पर नजर रखेंगे। कोई छुपके से अंदर नहीं जा पाएगा। बस तुम सब अपना ख्याल रखना, जाओ याओ ने कहा। उसे डर नहीं था कि कोई रास्ता ढूंढ लेगा। वो सीक्रेट पैसेज जो कोल्ड पैलेस तक जाता था, बहुत ही छुपा हुआ था। उसे भी तो वो सिर्फ लाइफू और बाकियों की मदद से ही मिला था। थोड़ी देर बाद जाओ याओ लाइवांग और सबको ट्रेनिंग के लिए ले गया। आज सब काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ढलानों पर चढ़ना भी आसान लग रहा था। ट्रेनिंग के बाद लाइचियन तो नहीं आया, पर लाइशी और बाकी मैगपाई जरूर आ गईं। ये पक्षी अक्सर जाओ याओ से मिलने महल आती रहती थीं। लाइशी, तुम लोगों में से कोई यांगजू गया है क्या? या तुम किसी यांगजू की मैगपाई को जानती हो? मेरी एक बहन है जो साउथ से आई थी, पर मुझे नहीं पता वो यांगजू से है या नहीं। जाओ याओ खुश हो गया। हो सकता है वही यांगजू हो। क्या वो अभी राजधानी में ही है? हाँ, शायद। तुम्हें उससे कुछ काम है? हाँ, मुझे यांगजू के बारे में पूछना है। क्या तुम उससे मुझसे मिलवा सकती हो? पर याओ याओ, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। जाओ याओ को लगा आज उसकी किस्मत सच में चमक रही है। बाद में जाओ याओ कोल्ड पैलेस से निकलकर कुंडे हॉल लौट आया। लियांग जाओई खिड़की के पास बैठकर पढ़ रही थीं। उसे देखकर उसने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, लाइवांग और बाकियों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। उसकी नज़र माँ के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ी, द 4 सीजन्स ऑफ द ईयर। अम्मी, जाओ याओ ने थोड़ा सोचकर पूछा, पे फैमिली के बारे में कोई राज है क्या? लियांग जाओई थोड़ी हैरान हुई। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कल रात लाइवांग ने देखा कि कुछ लोग पे मैंशन के आसपास घूम रहे थे। वहां तो आमतौर पर कोई भी नहीं जाता और खजाना भी नहीं है, तो फिर वजह क्या हो सकती है? जाओ याओ ने धीरे से कहा। अम्मी, आपने नोबल कॉन्सेप्ट पे की छोड़ी हुई किताबें पढ़ी हैं, क्या उनमें कुछ छुपा हुआ मिला? लियांग जाओई ने सोचा, फिर सिर हिला दिया। मुझे तो कोई राज नहीं मिला। ये तो अजीब है, लियांग जाओई बोली। मैं फिर से ध्यान से देखूंगी, शायद कोई क्लू मिल जाए। जाओ याओ ने तुरंत कहा, अम्मी रहने दो। अगर सच में कोई राज हुआ भी तो हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। कभी-कभी सच जानना भी खतरनाक होता है।
पे फैमिली को सिर्फ जलन की वजह से तो सज़ा नहीं मिली होगी, ज़रूर कुछ और बात थी, पिछले राजवंश का कोई बड़ा राज। बेहतर है हम दूर ही रहें। लियांग ज़ाओई ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम सही कह रहे हो। अम्मी, अब मुझे अस्तबल जाना है। आज उसकी फेवरेट क्लास थी, घुड़सवारी। कपड़े बदल लेना, माँ ने याद दिलाया, और संभल कर चलाना, कहीं गिर मत जाना। अम्मी, मैं क्यों गिरूंगा? ज़ाओ याओ ने हंसी के साथ कहा। मैं तो एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, एक्सपर्ट हो, पर एक्सपर्ट को भी संभल कर रहना चाहिए। लियांग ज़ाओई मुस्कुराई। कपड़े बदलकर ज़ाओ याओ तोंगशी के साथ स्टेबल्स की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई 8वें राजकुमार से, जो जैसे उनका इंतज़ार ही कर रहा था। उसने एक गरम सा खाने का पैकेट दिया, पिकल्ड गूज वेब और डक लेटर। आज ईस्टर्न पैलेस में ये डिश बनी थी, क्राउन प्रिंस से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है, अभी भी गरम है, जल्दी खा लेना। 8वें भैया, आपने मेरे लिए खास मंगवाया? ज़ाओ याओ खुश हो गया। तुम्हारी फेवरेट डिश है ना? ज़ाओ याओ ने ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाया। हाँ, बहुत पसंद है, शुक्रिया भैया, आप सबसे बेस्ट हो। 8वें राजकुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस चौथे भाई के सामने मत खाना, वरना वो फिर लेक्चर देने लगेगा। समझ गया। ज़ाओ याओ ने तुरंत एक टुकड़ा निकालकर खा लिया। कैसा लगा? पसंद आया? झाओ याओ ने जोर जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बहुत टेस्टी है, सच में बहुत ही टेस्टी। अरे धीरे खाओ, कहीं गले में अटक न जाए। 8वें राजकुमार ने प्यार से समझाया। 8वें भाई, क्या ईस्टर्न पैलेस में रोज लंच के टाइम इतना डिलीशियस खाना मिलता है? झाओ याओ ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पूछा। क्राउन प्रिंस काफी फ्रूगल है, 8वें राजकुमार ने जवाब दिया। हर मील शानदार नहीं होता, लेकिन हाँ, ईस्टर्न पैलेस का हर डिश लाजवाब होता है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने देखा कि झाओ याओ उसे बिल्कुल जलती हुई नजरों से देख रहा है। 8वें भाई, आप तो रोज इतना अच्छा खाना खाते हो, आप कितने लकी हो। झाओ याओ ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। उसका भी मन करता था कभी ईस्टर्न पैलेस जाकर पेट भर के खाने का। मैं ईस्टर्न पैलेस सिर्फ खाने के लिए नहीं जाता, 8वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। 8वें भाई, आप भी ना, झाओ याओ ने मुंह बनाकर कहा। जब इतना अच्छा खाना मिलता है तो जितना हो सके उतना खाना चाहिए, नहीं खाया तो वेस्ट हो जाता है। 8वें राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर झाओ याओ के माथा पर हल्का सा टैप दिया। थोड़ा मजबूरी भरी हंसी के साथ बोला, तुम्हारा दिमाग बस खाने के आसपास ही घूमता रहता है। भूख को इग्नोर करना तो हेवन और अर्थ दोनों के खिलाफ है, झाओ याओ ने बिल्कुल सीरियस टोन में कहा। उसकी बात सुनकर 8वां राजकुमार हंस पड़ा। ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? लॉजिक बिल्कुल सही है, झाओ याओ ने सिर हिलाते हुए कहा। आखिर लोगों के लिए सबसे पहली जरूरत खाना ही तो होता है, जिंदगी का मतलब भी तो बस खाना ही है ना। अच्छा बाबा, खाते रहो फिर। 8वें राजकुमार ने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। 8वें भाई, आप भी थोड़ा ले लो। झाओ याओ ने एक और टुकड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं खा चुका हूँ, तुम ही एंजॉय करो। ये सुनते ही झाओ याओ ने कोई शर्म नहीं दिखाई और मस्त होकर खाता रहा। उसे इतनी मज़े से खाते देखकर 8वें राजकुमार को भी थोड़ी सी भूख लगने लगी। हर बार जब वो अपने छोटे भाई को खाते देखता, खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता। साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती, जैसे ज़िंदगी में और कुछ ना हो, खाना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सुकून भरा चीज़ हो। थोड़ी देर में वो लोग स्टेबल्स के पास पहुंच गए। झाओ याओ ने पिकल्ड गूज वेब और डक लेटर संभाल कर रख लिया और तोंगसी को दे दिया। क्लास के बाद खाऊंगा, उसने सोचा। जब झाओ याओ और बाकी लोग स्टेबल्स में आए, तीसरे और चौथे राजकुमार पहले ही वहां मौजूद थे। उस वक्त सब लोग एक शानदार घोड़े के इर्द गिर्द खड़े थे। वो घोड़ा पूरा आग जैसा लाल था, एक भी दाग नहीं, और जब दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे आग की लपटें भाग रही हों। इसी वजह से उसका नाम था लिए हुआ। ये घोड़ा बादशाह का सबसे प्यारा घोड़ा था।
कई जंगों में ये बादशाह के साथ गया था और अनेक बार उनकी जान बचाई थी। उसका मिजाज भी बिल्कुल उसके नाम जैसा था, बहुत ही तेज। बादशाह के अलावा लिए हुआ किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था, ना किसी को चढ़ने देता, ना हाथ लगाने देता। तीसरा राजकुमार और बाकी लोग दूर ही खड़े थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पास जाएं। जैसे ही कोई ज्यादा करीब होता, लिए हुआ गुस्से से नाक से जोर की सांस छोड़ता और कभी-कभी तो लात मारने को भी तैयार हो जाता। चैप्टर 22 लिए हुओ ने अकड़ के साथ अपना सर उठाया और तीसरे राजकुमार, पांचवें राजकुमार और बाकी सबको नीचे से ऊपर तक घूर कर देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे कह रहा हो, तुम सब मेरे लेवल के नहीं हो। लिए हुओ, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? तीसरे राजकुमार ने धीरे से हाथ बढ़ाते हुए पूछा। लिए हुओ ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और तीसरे राजकुमार को एक बिल्कुल ठंडा और बेपरवाह लुक दे दिया। थर्ड ब्रदर, लगता है लिए हुओ तुम्हें छूने देना ही नहीं चाहता, पांचवें राजकुमार ने हंसते हुए कहा। तीसरा राजकुमार बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो पलटकर बोला, फिर फिफ्थ ब्रदर, तुम ट्राई करके देखो, शायद लिए हुओ तुम्हें हाथ लगाने दे। पांचवें राजकुमार तुरंत लिए हुओ की तरफ मुस्कुराया, आवाज में चमचागिरी भरकर बोला, लिए हो, मैं बस हल्का सा टच कर लूं? लिए हुओ ने सीधा उसके मुंह पर जोर से छींक मार दी, जैसे कह रहा हो, मुझे मत छुओ और जितना हो सके उतना दूर रहो। तीसरा राजकुमार जोर से हंस पड़ा। देखा फिफ्थ ब्रदर, तुम्हें भी हाथ नहीं लगाने दे रहा। पांचवें राजकुमार ने कंधे उचकाकर कहा, अगर उसे टच नहीं होना तो नहीं होना। साइड से छठे राजकुमार ने कहा, लिए हुओ सिर्फ फादर को ही छूने देता है। थर्ड ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर, तुम दोनों छोड़ ही दो। याद है, सेकंड ब्रदर ने भी एक बार लिए हुओ पर चढ़ना चाहा था। तीसरे राजकुमार ने कहा, उन्होंने फादर से भी रिक्वेस्ट की थी, फादर ने हाँ कह दी, लेकिन लिए हुओ ने सेकंड ब्रदर को तुरंत गिरा दिया। सेकंड ब्रदर ने उसे टेम करना चाहा, लेकिन लिए हुओ ने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पांचवें राजकुमार ने थोड़ी तीखी हंसी के साथ कहा। तभी नाइन्थ प्रिंस राइडिंग ग्राउंड पर आया और तीसरे और नवे राजकुमार की बातें सुन ली। उसका चेहरा तुरंत खराब हो गया। कम से कम मेरा भाई लिए हुओ पर चढ़ तो पाया, तुम दोनों तो उसके बाल तक नहीं छू सकते। ओहो नाइन्थ ब्रदर, लगता है तुम काफी एनर्जेटिक हो, तीसरे राजकुमार ने ताना मारा। दर्द खत्म हो गया क्या? लगता है जनरल किन ने तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं की। नाइन्थ प्रिंस का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। उसने गुस्से से तीसरे राजकुमार को घूरा। नाइन्थ ब्रदर, तुम में इतनी ताकत बची है कि घोड़ा चला सको? पांचवें राजकुमार ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा। मुझे तो लगता है तुम राइड करते वक्त ही गिर जाओगे। फिफ्थ ब्रदर, गलत कह रहे हो, तीसरा राजकुमार मुस्कुराकर बोला। नाइन्थ ब्रदर तो माइटी सेकंड ब्रदर का भाई है, वो कैसे राइड नहीं कर सकता, है ना नाइन्थ ब्रदर? नाइन्थ प्रिंस ने ठंडी सांस छोड़कर कहा, तुम दोनों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उधर तीसरे और नवे राजकुमार झगड़ा कर रहे थे, इधर झाओ याओ और एट्थ प्रिंस अपने घोड़ों को चारा खिला रहे थे। झाओ याओ का घोड़ा काला था, लेकिन उसके चारों पैर बिल्कुल सफ़ेद, इस वजह से वो और भी खूबसूरत लगता था। झाओ याओ ने उसका नाम रखा था हे यू। हे यू एक घोड़ी थी, मिजाज से काफ़ी शांत और अपने छोटे मालिक से बहुत प्यार करती थी। जब भी झाओ याओ पास आता, वो उसका चेहरा चाट लेती, उससे चिपक जाती, जिससे लिए हुओ को ज़बरदस्त जेलसी होती। लिए हुओ लिंगयुन का दोस्त था। लिंगयुन से उसे पता था कि झाओ याओ जानवरों की बात समझ सकता है। उसे ये भी पता था कि झाओ याओ और लिंगयुन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन झाओ याओ कभी उसके पास खेलने नहीं आता। इस बात पर लिए हुओ काफ़ी गुस्सा होता। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि उसका दोस्त बन सकूं? सब लोग उसे खुश करने और पास आने की कोशिश करते, लेकिन झाओ याओ उसे देखकर भी दूर रहता। ये बात लिए हुओ को बिल्कुल समझ नहीं आती। लिए हुओ ने थोड़ी सी नाराज़गी भरी आवाज़ निकाली ताकि झाओ याओ उसकी तरफ देखे, लेकिन झाओ याओ ने एक नज़र भी ना डाली। हे यू ने लिए हुओ को देखा और धीरे से झाओ याओ से कहा, याओ याओ, तुम मास्टर लिए हुओ से मिलने क्यों नहीं जाते? लिए हुओ इंपीरियल स्टेबल का सबसे शानदार घोड़ा था। बाकी सब घोड़े उसे अपना राजा मानते थे।
ये फादर का घोड़ा है, छेड़ना ठीक नहीं, झाओ याओ ने कहा। मुझे डर है कहीं फादर मुझे थप्पड़ ना मार दें। उसे भी मन था लिए हुओ के पास जाने का। आखिर लिए हुओ ग्रेट जाओ का सबसे बेस्ट वॉर हॉर्स था। लेकिन अगर लिए हुओ ने उसे पसंद कर लिया और उसे राइड करने भी दे दिया तो वो सेकंड ब्रदर से भी ज्यादा चमक जाता। और झाओ याओ ये नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर लिए हुओ से दूर रहता। याओ याओ, मास्टर लिए हुओ तुम्हें बहुत पसंद करता है। झाओ याओ हंसकर बोला, मैं इतना क्यूट हूँ, कौन नहीं करेगा। याओ याओ, क्या तुम यांगजू जाना चाहते हो? हाँ, मैंने अभी सोचा नहीं। लाई क्यान कह रहा था तुम यांगजू जा चुकी चिड़िया ढूंढना चाहते हो। अच्छा, वो बात। झाओ याओ बोला, मुझे जाना नहीं है, बस यांगजू के बारे में जानना है। याओ याओ, मास्टर लिए हुओ यांगजू जा चुका है। उसने वहाँ हिज मैजेस्टी के साथ युद्ध किया था। वो सब जानता है, तुम उससे पूछ सकते हो। झाओ याओ ने सर हिलाया, पर वो पुरानी बातें जानता है, मुझे आजकल के हालचाल चाहिए। तभी 8th प्रिंस मुस्कुराते हुए पास आए। 10th ब्रदर, तुम हे यू से क्या बात कर रहे हो? 8th ब्रदर, मैं उसे मना रहा हूँ कि वो मुझे गिरा न दे। उसने प्रॉमिस किया है। अच्छा, चलो फिर चढ़ते हैं। झाओ याओ ने हे यू को स्टेबल से बाहर निकाला। जैसे ही वो चढ़ने लगा, हे यू ने अपने पैर हल्का सा झुका दिए ताकि झाओ याओ आसानी से बैठ सके। 8th प्रिंस भी अपने घोड़े पर चढ़ गया। 10th ब्रदर, मेरे साथ साथ राइड करना, ज्यादा तेज मत जाना। मैं ठीक हूँ 8th ब्रदर, और झाओ याओ ने हे यू को दौड़ा लिया। 8th प्रिंस तुरंत उसके पीछे हो लिया। 4th प्रिंस ने भी दोनों को फॉलो किया। 3rd राजकुमार को नॉर्मल प्रैक्टिस बोरिंग लग रही थी, इसलिए उसने रेस का आइडिया दिया। 5वें और 6ठे राजकुमार तुरंत मान गए। 7th ब्रदर, 9th ब्रदर, तुम लोग भी आओगे? बिल्कुल। 7th प्रिंस ने चैलेंज भरी नज़र से 9th प्रिंस को देखा। डरते हो क्या? 9th प्रिंस ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो डरे वही कावर्ड। फिर शरारती स्माइल के साथ बोला, झाओजिंग, अगर तुम हारे तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। 7th प्रिंस का चेहरा बिगड़ गया। फाइन, अगर तुम हारे तो तुम 2 बार भौंकोगे। डील। जो हारा वो भौंकेगा। दोनों घोड़ों पर चढ़ गए और रेस शुरू हो गई। उधर 3rd, 5th और 6th प्रिंसेस ने भी अपनी रेस फिक्स कर ली। दाव पे यूनिक्स, पैसे और शर्तें लग गईं। कॉर्नर में 8th प्रिंस झाओ याओ को ले गया ताकि उनकी रेस के बीच ना आ जाए। 4th प्रिंस भी वही आ गया। झाओ याओ ने महसूस किया कि 4th ब्रदर और 8th प्रिंस के बीच कुछ अजीब सा टेंशन है। क्या उनका झगड़ा हो गया? नहीं, इम्पॉसिबल। 4th ब्रदर तो कभी किसी से झगड़ा करता ही नहीं, और 8th प्रिंस भी ऐसा नहीं है। फिर ये अजीब सा माहौल क्यों? चैप्टर 23 ट्रबल अराइजेज। रेस कोर्स में 7th प्रिंस और 9th प्रिंस बिल्कुल बराबर चल रहे थे। उनका गैप इतना कम था कि उनके घोड़े टकराने ही वाले थे। दूसरी तरफ 3rd प्रिंस, 5th प्रिंस और 6th प्रिंस भी अपनी रेस में लगे हुए थे। तभी अचानक 9th प्रिंस का घोड़ा पागल हो गया। वो जोर से हिनहिनाने लगा, अपने आगे के पैर हवा में उठाकर 9th प्रिंस को गिराने की कोशिश करने लगा। 9th प्रिंस ने पूरी ताकत से रेंस पकड़ ली, खुद को गिरने से बचाया, लेकिन उसका घोड़ा और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने अपने पैर उठाकर 7th प्रिंस के घोड़े को किक मारने की कोशिश की। 7th प्रिंस का घोड़ा डर गया। वो कंट्रोल से बाहर होकर आगे भागा और सीधा 3rd प्रिंस के घोड़े से जा टकराया। 3rd प्रिंस का घोड़ा फिर 5th और 6th प्रिंस के घोड़ों से भी टकरा गया। कुछ ही पलों में पांचों राजकुमारों के घोड़े आपस में लड़ने लगे। पूरे रेस कोर्स में अफरा तफरी मच गई। पास खड़े यूनिक्स और सोल्जर्स बस शॉक में खड़े रह गए। पांचों राजकुमार 7th और 9th भी रेंस को जोर से पकड़कर घोड़ों की गर्दन से चिपक गए ताकि गिर न जाएं। उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे, आंखों में डर साफ दिखता था। बचाओ, बचाओ हमें। 4th ब्रदर, अब क्या करें? जाओ याओ घबरा कर बोला, अगर 3rd ब्रदर और बाकी लोगों को कुछ हो गया तो हम भी फिर फंस जाएंगे। 4th प्रिंस का भी ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। 8th प्रिंस ने भौहें सिकोड़ पर कहा,
बहुत खतरनाक है, बेहतर है हम बीच में ना जाएं। मदद करने के चक्कर में हम खुद भी जख्मी हो सकते हैं। रेस कोर्स के बीच नाइन्थ प्रिंस और बाकी लोगों के घोड़े और भी ज्यादा पागल हो गए। कुछ यूनिक्स और सोल्जर्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जोर जोर से किक्स पड़े। 2 लोग तो किक लगने से खून भी उगलने लगे। जाओ याओ ने देखा कि नाइन्थ प्रिंस के घोड़े में कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने उसे प्रोवोक किया हो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आज कोई मर भी सकता था। उसका दिमाग तेज चला और उसे एक आइडिया आ गया। 10th ब्रदर, तुम कहाँ जा रहे हो? 8th प्रिंस ने देखा कि जाओ याओ हे यू को लेकर कॉर्नर से बाहर निकल रहा है। उसका दिल जोर से धड़क उठा और वो तुरंत पीछे भागा। 4th प्रिंस भी घबराकर उनके साथ हो लिया। लेकिन जाओ याओ का प्लान 9th प्रिंस को डायरेक्टली बचाने का नहीं था। वो सीधा स्टेबल की तरफ भागा। उसने हे यू से छलांग लगाकर नीचे उतरकर सीधा लिए हुआ के पास चला गया। लिए हुआ, जल्दी जाकर उन्हें रोको। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 3rd ब्रदर और बाकी लोग मर भी सकते हैं। लिए हुआ ने घमंड से नीचे देखा, बिल्कुल हिला भी नहीं। जाओ याओ ने प्यार से मनाया, अगर तुम उन्हें रोक दो मैं तुम्हें कुछ बहुत टेस्टी खिलाऊंगा। लिए हुआ ने अकड़ के साथ कहा, डील पक्की? डील पक्की, जाओ याओ बोला और तुरंत लिए हुआ की रेन्स खोल दी। लिए हुआ बिजली की तरह स्टेबल से बाहर निकला और सीधा 9th प्रिंस और बाकी राजकुमारों की तरफ दौड़ा। उसने अपने पैर उठाकर 9th प्रिंस के घोड़े को जोर से किक मारा और फिर गरज कर उस पर चिल्लाया। बस उसी पल 9th प्रिंस का घोड़ा शांत हो गया। फिर लिए हुआ ने 3rd, 5th, 6th और 7th प्रिंसेस के घोड़ों के साथ भी वही किया और एक एक करके सब घोड़े सीधे और ओबीडियंट हो गए। जाओ याओ जोर से चिल्लाया, जल्दी 3rd ब्रदर और बाकी सबको नीचे उतारो। यूनिक्स और सोल्जर्स होश में आए और तुरंत राजकुमारों को घोड़ों से उतारने लगे। 3rd प्रिंस और बाकी लोग इतने डरे हुए थे कि नीचे उतरते ही उनके पैर कांपने लगे, लगभग गिर ही जाते। 4th प्रिंस सबसे पहले उनके पास गया, देखा कि कहीं कोई गहरी चोट या खून तो नहीं। सिर्फ हाथों की हथेलियों पर थोड़ी सी चमड़ी छिली थी और कोई सीरियस चोट नहीं थी। 4th प्रिंस ने चैन की सांस ली और यूनिक्स को हुक्म दिया कि सब राजकुमारों को तुरंत पैलेस ले जाया जाए। जाओ याओ और 4th प्रिंस अभी रेस कोर्स से नहीं गए। 4th प्रिंस ने वहां के यूनिक्स और सोल्जर्स को हुक्म दिया कि 9th प्रिंस के घोड़े की जांच हो, देखा जाए कहीं उसे नशा या कोई दवा तो नहीं दी गई थी। ये बात बहुत सीरियस थी, इसीलिए सबको चैनग्वांग हॉल जाना पड़ा। रेस कोर्स के गार्ड्स और यूनिक्स को भी वहां जाकर अपनी गलती एक्सेप्ट करनी थी। चाहे कोई जख्मी नहीं हुआ था, लेकिन इंसिडेंट तो हुआ ही था। जैसे ही जाओ याओ जाने लगा, उसकी कॉलर पीछे से लिए हुआ ने पकड़ ली। लिए हुआ की बड़ी आंखें जाओ याओ को घूर कर देख रही थीं, जैसे कह रहा हो, जो वादा किया था भूलना मत। जाओ याओ समझ गया और तुरंत बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लाऊंगा, पक्का। ये सुनते ही लिए हुआ ने उसे छोड़ दिया और थोड़ी शान से उसका चेहरा हल्की सी ठोकर से छू लिया। जाओ याओ रुक नहीं पाया, उसने हाथ बढ़ाकर लिए हुआ के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। तुम्हें सेब पसंद है? मैं तुम्हारे लिए एप्पल्स ला दूं? लिए हुआ ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली, थोड़ा थोड़ा पसंद है। ठीक है, एप्पल्स लाऊंगा, जाओ याओ ने हंसकर कहा। अब मुझे चैनग्वांग हॉल जाना है, बाद में मिलते हैं। लिए हुआ भी कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने जाओ याओ का चेहरा हल्का सा लिक किया और फिर शर्माकर मुंह घुमा लिया। जाओ याओ भागकर 4th और 8th प्रिंस के पास गया। 4th ब्रदर, 8th ब्रदर, चलो। दोनों ने वो सीन देख लिया था, जाओ याओ और लिए हुआ के बीच की दोस्ती। वो थोड़े शॉक्ड थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्हें पता था 10th ब्रदर जानवरों का फेवरेट है, इसीलिए लिए हुआ का भी उससे पसंद करना हैरानी के साथ साथ समझने लायक था। थोड़ी देर बाद जाओ याओ को अचानक याद आया, 4th ब्रदर, 8th ब्रदर, अगर 3rd ब्रदर को कुछ हो गया होता तो क्या हमें भी पनिशमेंट मिलती? फिर उसका चेहरा लटक गया। फादर मुझे फिर से एनालिक्स 100 टाइम्स लिखने को तो नहीं बोलेंगे ना? 8th प्रिंस ने तुरंत तसल्ली दी, इस बार हमारी गलती नहीं है, फादर तुम्हें पनिश नहीं करेंगे। 4th प्रिंस ने भी सर हिलाकर कहा, फादर तुम्हें सजा नहीं देंगे।
ये सुनते ही जाओ याओ ने चैन की सांस ली, अपनी छोटी सी छाती थपथपाई। अच्छा हुआ, अगर फिर से 100 टाइम्स लिखना पड़ता तो उसके हाथ ही टूट जाते। चेन ग्वांग हॉल, इंपीरियल स्टडी। फोर्थ प्रिंस ने पूरा इंसिडेंट डिटेल में एम्परर को बताया। सुनकर एम्परर ने गंभीर चेहरा बनाकर सुन कुई को हुक्म दिया कि 9th प्रिंस के घोड़े के पागल होने की वजह पता करो। रेस कोर्स के यूनिक्स और सोल्जर्स को नेचुरली पनिशमेंट मिली, हर एक को 50 डंडे। एम्परर ने जाओ याओ को देखा और पूछा, लिटिल 10, तुम्हें कैसे सूझा कि लिए हुआ से मड घोड़ों को रोकने को कहना है? क्योंकि लिए हुआ सबसे बेस्ट है और स्टेबल के सारे घोड़े उसकी बात मानते हैं। एम्परर ने रेयर स्माइल के साथ कहा, आज तुमने दिमाग चलाया, गुड जॉब। जाओ याओ को लगा था डांट पड़ेगी, लेकिन तारीफ मिल गई, वो शौक में ही रह गया। एम्परर ने उसका भोला सा चेहरा देखकर बोला, बस हो गया, जाओ रेस्ट करो। तब जाओ याओ को कुछ याद आया। फादर, आपने अभी मेरी तारीफ की? उसने उम्मीद भरी नजरों से देखा। हाँ, की? ये लड़का इतना हैरान क्यों हो रहा है? जाओ याओ का दिल खुश हो गया और उसे एक आइडिया आ गया। फादर, क्या मैं आपसे डील कर सकता हूँ? एम्परर हैरान हुआ। अब तुम क्या बार्गेन करना चाहते हो? फादर, क्या मैं एनालिक्स सिर्फ 50 टाइम्स लिख लूं? एम्परर हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं। जाओ याओ का चेहरा तुरंत मुरझा गया। एम्परर ने मजे लेते हुए कहा, 100 टाइम्स लिखना ही लिखना है, एक भी कम नहीं। जाओ याओ ने गुस्से को दबाकर बोला, योर सन समझ गया। दिल ही दिल में सोचा, ये फादर जानबूझकर करते हैं। जब सब बाहर निकल गए तो सुन कुई ने कहा, योर मैजेस्टी, 10th हाइनेस तो लगभग रो ही रहा था, आपने उसकी बात क्यों नहीं मान ली? एम्परर हंसकर बोला, क्यों मान लूं? उसका वो बेचारा सा चेहरा देखकर तुम्हें मजा नहीं आता? सुन कुई को जाओ याओ पर सच में तरस आ गया। तभी एक यंग यूनिक भागता हुआ आया। योर मैजेस्टी, 9th प्रिंस के घोड़े को ड्रग दिया गया था। एम्परर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। जांच जारी रखो। यस योर मैजेस्टी। सुन कुई ने तुरंत सोचा, शायद 7th प्रिंस का हाथ हो इसमें। उसका और 9th प्रिंस का हमेशा झगड़ा रहता था और आज की रेस और तानों के बाद उसके पास मोटिव भी था। लेकिन एम्परर इतना शांत क्यों लग रहा था? क्या उन्हें 9th प्रिंस की जरा भी चिंता नहीं? चैप्टर 24 एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन। एम्परर अपने मेमोरियल्स देखते रहे, जैसे 9th प्रिंस के घोड़े के पागल होने वाले इंसिडेंट से उन्हें जरा भी फर्क न पड़ा हो। कुछ देर बाद नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग ने इंपीरियल स्टडी के बाहर ऑडियंस मांगी। एम्परर को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, वो पहले ही समझ चुके थे कि रोंग गुइफे जरूर आएंगी। एम्परर के सामने आते ही नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग रोती हुई बोली कि 9th प्रिंस कितना डर गया था, कैसे वो रोता रहा और कहता रहा कि कोई उसे मारना चाहता है। फिर उन्होंने एम्परर से गुहार लगाई कि इस मामले की गहरी जांच हो। उनके शब्दों का मतलब साफ था, वो इनडायरेक्टली कह रही थीं कि एम्प्रेस शिए और 7th प्रिंस ने 9th प्रिंस के घोड़े को जहर दिया है। अभी नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग अपना दर्द सुना ही रही थी कि एम्प्रेस शिए भी आ गईं। एम्प्रेस शिए ने इंपीरियल स्टडी में आकर सीधा एम्परर को बताया कि 9th प्रिंस के घोड़े के जहर का मामला 7th प्रिंस से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। थोड़ी ही देर में प्रिंसेस कंसॉर्ट शू, प्रिंसेस कंसॉर्ट डे और प्रिंसेस कंसॉर्ट लियांग भी आ गईं, सब अपने अपने बेटों के लिए एम्परर से इंसाफ मांगने। एम्परर ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही किसी को भेज चुका हूं इस मामले की पूरी जांच के लिए, आप सब वापस जाइए। एम्परर काम में व्यस्त थे, इसलिए एम्प्रेस शिए और नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग बिना ज्यादा कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल गईं, ताकि राजकाज में रुकावट ना हो। जैसे ही वो इंपीरियल स्टडी से बाहर आईं, नोबल प्रिंसेस कंसॉर्ट रोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ ताना मारा, एम्प्रेस, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने नीच तरीके अपनाएंगी। एम्प्रेस शिए में भी उतनी ही ठंडक से जवाब दिया, रोंग गुइफे, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। लेकिन रोंग गुइफे ने बिल्कुल परवाह नहीं की। एम्प्रेस, शिए फैमिली की लेजिटिमेट बेटी होके ऐसे गंदे और जालिम काम करना, आज तो मेरी आंखें खुल गईं।
लगता है शिए फैमिली की परवरिश ही ऐसी है। बेशर्मी, एम्प्रेस शिए गुस्से से बोली। पर रोंग गुइफे डराने वाली नहीं थी। वो ठंडे लहजे में बोली, एम्प्रेस, मैं ये बात यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। एम्प्रेस शिए ने उसकी जाती हुई पीठ को घूर कर देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सख्त हो चुका था। तब प्रिंसेस कंसॉर्ट शू ने आह भरी, बेचारा मेरा बेटा, बेवजह डर गया। बस दुआ है कि हिज मैजेस्टी जल्दी असली गुनहगार को पकड़ लें। प्रिंसेस कंसॉर्ट दे ने कहा, किसी ने एक प्रिंस के घोड़े को जहर दिया, ये बहुत हिम्मत का काम है। अगर जल्दी ना पकड़ा गया तो पता नहीं आगे क्या हो। प्रिंसेस कंसॉर्ट लियांग, जिसे ऐसे शेडी लोग सबसे ज्यादा नफरत थे, गंभीर स्वर में बोली, आज घोड़े को जहर दिया है, कल सीधा प्रिंसेस को भी दे सकता है। जब कल्प्रिट मिल जाए तो कोई रहम नहीं होना चाहिए। एम्प्रेस शिए ने उन तीनों को ठंडी नज़र से देखा और फिर मेड का सहारा लेकर वहां से चली गईं। एम्प्रेस की जाते ही प्रिंसेस कंसॉर्ट शू ने धीरे से प्रिंसेस कंसॉर्ट दे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये काम एम्प्रेस ने किया? प्रिंसेस कंसॉर्ट दे ने सोचकर कहा, एम्प्रेस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन सेवेंथ प्रिंस, उसका भरोसा नहीं। प्रिंसेस कंसॉर्ट शू हैरान हुई, तुम्हें लगता है सेवेंथ प्रिंस ने किया? प्रिंसेस कंसॉर्ट दे बोली, सेवेंथ प्रिंस और नाइन्थ प्रिंस की कभी बनती नहीं। पहले भी नाइन्थ प्रिंस ने उसकी बेइज्जती की थी। गुस्से में आकर कुछ गलत करना नामुमकिन नहीं है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, लेकिन ये मामला इतना सिंपल भी नहीं लगता। प्रिंसेस कंसॉर्ट लियांग ने कहा, जो भी हो, ये काम बहुत ही घिनौना है। अच्छा हुआ शाओ लियू और बाकी सब ठीक हैं। प्रिंसेस कंसॉर्ट दे ने सर हिलाया, मास्टरमाइंड जरूर पकड़ा जाएगा, हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रिंसेस कंसॉर्ट शू ने रोंग गुइफे और एम्प्रेस शिए के बीच के तनाव को याद करके हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जो भी हो, रोंग गुइफे तो पक्का मान चुकी हैं कि ये सब एम्प्रेस का ही काम है। प्रिंसेस कंसॉर्ट दे समझ गईं और मुस्कुराते हुए बोली, उसने तो खुद कहा है कि वो ये बात नहीं छोड़ेगी। चलो ड्रामा देखते हैं। कुंडे हॉल। लियांग जाओई को जब अपना बेटा बिल्कुल ठीक ठाक दिखा तो उसकी जान में जान आई। स्टेबल वाले इंसिडेंट की खबर सुनकर लियांग जाओई और यू मेरिन दोनों घबरा गई थीं। उन्हें डर था कि कहीं जाओ याओ भी फंस न गया हो। अब जब उन्होंने उसे सही सलामत देखा तो दिल शांत हो गया। जाओ याओ ने पूरा इंसिडेंट सुनाया। अच्छा हुआ एथ ब्रदर मुझे कॉर्नर में प्रैक्टिस करने ले गए थे, वरना मैं भी फंस सकता था। यू मेरिन ने पूछा, नाइन्थ प्रिंस का घोड़ा अचानक पागल कैसे हो गया? शायद उसे जहर दिया गया था, जाओ याओ बोला। फादर ने किसी को जांच के लिए भेज दिया है। जहर? यू मेरिन हैरान हुई। कौन इतनी हिम्मत करेगा नाइन्थ प्रिंस के घोड़े को जहर देने की? पैन साइरन ने अंदाजा लगाया, कहीं सेवेंथ प्रिंस तो नहीं? लियांग जाओई ने जाओ याओ को देखा और पूछा, क्या सिर्फ नाइन्थ प्रिंस का घोड़ा जहरीला किया गया था? जाओ याओ ने सर हिलाया, हाँ, सिर्फ नाइन्थ ब्रदर का। कहीं एम्प्रेस और सेवेंथ प्रिंस तो नहीं? किसी ने फिर पूछा। लियांग जाओई ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, चाहे जो भी हो, ये हमारा मामला नहीं है। यू मेरिन और पैन साइरन दोनों समझ गईं। उन्होंने भी बात वहीं छोड़ दी। मदर कॉन्सर्ट, मुझे लिए हुओ के लिए सेब ले जाने हैं। जाओ, लियांग जाओई मुस्कुराकर बोली। जाओ याओ सेब लेकर स्टेबल गया, लिए हुओ को पहले मदद के लिए थैंक यू कहने। लिए हुओ ने बड़े मज़े से सेब खाए। सब खत्म होने के बाद उसने अकड़ के साथ कहा, ज्यादा मीठे नहीं थे। जाओ याओ हंसकर बोला, ये कुंडे हॉल के बेस्ट एप्पल्स हैं, लाई चियान और बाकी सबको तो बहुत पसंद आते हैं। लिए हुओ ने अकड़ के साथ कहा, ये वाले मेरे रोज के खाने जितने अच्छे नहीं हैं। एम्परर का सबसे प्यारा घोड़ा होने के नाते लिए हुओ हमेशा बेस्ट चीज़ों का ही आदतशुदा था। चाहे अनाज हो या सेब, सब कुछ हमेशा ताज़ा और बेहतरीन होता। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो मैं आगे से तुम्हारे लिए सेब नहीं लाऊंगा, जाओ याओ ने मुंह बनाकर कहा। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, लिए हुओ जल्दी से बोला। बस ये याद रखना कि मुझे अक्सर सेब लाकर देना। अच्छा ठीक है, जाओ याओ हंस दिया। फिर उसे नाइन्थ प्रिंस के घोड़े का ख्याल आया और उसने पूछा, वैसे नाइन्थ ब्रदर के घोड़े को किसने जहर दिया? एक यूनक ने, लिए हुओ ने जवाब दिया। यूनक? कौन? तुम जानते हो कौन था?
जाओ याओ ने फिर पूछा। स्टेबल में घोड़ों को खिलाने वाला एक छोटा यूनक। उसे किसने ऑर्डर दिया था पता है? नहीं, लिए हुओ ने थोड़ा सोचकर कहा। उस आदमी को मैंने कभी स्टेबल के पास नहीं देखा। जो घोड़ों को खिलाता था उस यूनक का क्या हुआ? उसे पकड़कर ले गए हैं। तुम्हारे खाने में तो जहर नहीं मिलाया ना? जाओ याओ ने फिक्र से पूछा। लिए हुओ ने तिरछी नज़र से देखा और बोला, मेरी चीज़ों में जहर देने की हिम्मत कौन करेगा? जिंदगी से बोर हो गए क्या? बात तो सही है, जाओ याओ हंस पड़ा। कोई तुम्हारा खाना जहर करने की हिम्मत नहीं करेगा। सच ही था, चाहे घोड़ा ही क्यों ना हो, लिए हुओ का रुतबा बहुत ऊपर था। स्टेबल के लोग उससे किसी पुरखे की तरह रखते थे। अगर उसे कुछ हो जाता तो सबकी खैर नहीं होती। तुम लिंग्युन के दोस्त हो ना? लिए हुओ ने अचानक पूछा। हाँ, क्यों? मैं भी लिंग्युन का दोस्त हूँ। तो तुम मेरे भी दोस्त बनना चाहते हो? जाओ याओ ने आंखें चमकाकर कहा। लिंग्युन के लिए ही सही, मैं थोड़ा मजबूरी में तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। लिए हुओ और लिंग्युन दोनों काफ़ी सालों से एम्परर के साथ थे। दोनों ने बैटलफील्ड में एम्परर की जान भी बचाई थी। अच्छा, तो आज से तुम मेरे अच्छे दोस्त हो गए। जाओ याओ खुश हो गया। अब जब तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें मुझे अक्सर मिलने आना पड़ेगा, लिए हुओ बोला, और मैं थोड़ा सा एहसान करके तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने भी दे दूंगा। लिए हुओ के चेहरे पर तुम्हें शुक्र मनाओ वाली एक्सप्रेशन देखकर जाओ याओ हंस पड़ा। मैं तुम पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें बैठने दूंगा। फिर भी नहीं बैठूंगा। लिए हुओ थोड़ा नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि तुम फादर का घोड़ा हो और उनके अलावा कोई तुम पर बैठने की हिम्मत नहीं करता, जाओ याओ ने समझाया। सेकंड ब्रदर ने पहले ट्राई किया था, तुमने उसे गिरा दिया। अगर मैं तुम पर बैठ गया तो मतलब मैं सेकंड ब्रदर से बेटर हो जाऊंगा, और मैं सेकंड ब्रदर से बेटर नहीं बनना चाहता। लिए हुओ ने हल्की सी हिनहिनाहट भरी। हर कोई मुझ पर नहीं बैठ सकता, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। फिर मैं छुप के बैठ लूंगा जब कोई ना देखे, जाओ याओ ने थोड़ा सोचकर कहा। वैसे मुझे तुमसे मिलने भी छुपके ही आना पड़ेगा। छुपके क्यों? लिए हुओ को समझ नहीं आया। क्या उसे लोगों के देखने से प्रॉब्लम है? मुझे नहीं चाहिए कि लोग हमारी दोस्ती नोटिस करें, जाओ याओ ने कहा। फिर उसे अचानक हेयू की बात याद आई और टॉपिक बदलते हुए पूछा, हेयू कह रहा था तुम यांगजू जा चुके हो, सच है क्या? एम्परर के साथ मैंने बहुत जगह सफ़र किया है, यांगजू तो गया ही हूँ। वहाँ एम्परर ने जंग भी लड़ी थी। तुम यांगजू के बारे में क्या जानना चाहते हो? यांगजू के रेबल्स का क्या हाल है? जब मैं एम्परर के साथ वहाँ गया था तो वहाँ बहुत से रेबल्स थे, पिछली डायनेस्टी के बचे खुचे लोग, पर एम्परर ने उन्हें जल्दी ही भगा दिया। उस साल की लड़ाई के बारे में बोलते हुए लिए हुओ का लहजा काफ़ी जज्बाती हो दिया। उसकी आवाज़ में गर्व साफ झलक रहा था। जाओ याओ ने बीच में नहीं टोका, बस शांति से सुनता रहा। तो तुमने और फादर ने उन रेमिनेंट्स को भगा दिया था, फिर आज दोबारा रेबल्स कैसे आ गए? उस वक्त एक आदमी बच निकला था, लेकिन एम्परर ने पीछा नहीं किया। जाओ याओ सोच में पड़ गया। कहीं आज जो यांगजू में हंगामा मचा रहा है वो वही तो नहीं जो उस वक्त भाग गया था। और कुछ जानना है? लिए हुओ ने पूछा। तुम्हें आजकल के रेबल्स के बारे में कुछ पता है? यांगजू सालों से शांत था, लेकिन पिछले साल के एंड से अचानक वहां हंगामा बढ़ गया था। नहीं, मुझे नहीं पता। क्या तुम यांगजू का कोई इंसान जानते हो? पहले जानता था, अब नहीं। छोड़ो फिर, जाओ याओ ने कहा। लगता है लिए हुओ को भी करंट सिचुएशन का कुछ खास पता नहीं था। अब उसे बस लाइसी के दोस्त के लौटने का इंतज़ार करना होगा। मैं अब जा रहा हूँ, टाइम मिला तो फिर मिलने आऊँगा। वादा याद रखना, मुझसे खेलने ज़रूर आना। ज़रूर, जाओ याओ ने कहा और अपना गाल लिए हुओं के चेहरे से लगा दिया। मैं चलता हूँ। लिए हुओं को ये प्यार बहुत पसंद आया। उसने अपनी जुबान से जाओ याओ के छोटे से गाल को चाट लिया। योर हाइनेस, आप तो कमाल है। एम्परर का घोड़ा भी आपको पसंद करता है। सच में, हिज हाइनेस को हमेशा जानवरों का प्यार मिलता था, चाहे आसमान के पंछी हों, ज़मीन पर दौड़ने वाले जानवर हों या पानी में तैरने वाले।
सभी उसके साथ दोस्ती कर लेते थे। शाम होते होते 9th प्रिंस के घोड़े को जहर देने वाले का राज खुल गया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, ना तो एम्प्रेस शी इसमें शामिल थी, ना ही 7th प्रिंस। कोई और ही इस साजिश के पीछे था। लियांग जाओई और यू महरिन डिनर के बाद चाय पीकर बात कर रही थी जब तोंगशी अंदर आया और उन्हें सारी बात बताई। पान कायरिन ने हैरानी से कहा, तो सच में एम्प्रेस और 7th प्रिंस नहीं थे? यू महरिन ने धीरे से कहा, एम्प्रेस और 7th प्रिंस इतने बेवकूफ नहीं होंगे। पान कायरिन ने और गहरा सवाल किया, पर असली दोषी पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर का एक यूनक है। एक यूनक में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो एक प्रिंस को नुकसान पहुंचाए? जरूर कोई बड़ा आदमी इसके पीछे है। यू महरिन ने तोंगशी की तरफ देखा और कहा, हाँ बताओ, असल मास्टरमाइंड कौन है? तोंगशी ने अदब से जवाब दिया, हाइनेसेस, मुझे जो पता चला है वो ये है, एम्परर ने अभी-अभी यूनक जेंग जो पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर था और उसके साथ ही सबको एग्जीक्यूट करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा किसी और पर हाथ नहीं डाला गया। पान कायरिन और यू महरिन दोनों सन रह गईं। फिर दोनों ने हैरानी भरी नज़र से लियांग जाओई को देखा। दीदी, ये क्या हो रहा है? अगर किसी ने ऑर्डर ना दिया होता तो 100 जिंदगी मिल जाती, तब भी कोई यूनक 9th प्रिंस को हानि पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। जरूर कोई बड़ा नाम इसके पीछे है। लियांग जाओई बिल्कुल शांत थी। उसने बस इतना कहा, ये बात यहीं पर खत्म होती है। पान कायरिन चौंक गई, यहीं खत्म होती है? एम्परर असली मास्टरमाइंड की जांच नहीं करेंगे? यू महरिन भी परेशान थी। प्रिंस को नुकसान पहुंचाने की साजिश छोटी बात नहीं होती, फिर भी एम्परर पूरी तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? दीदी, आखिर क्यों? लियांग जाओई ने गहरी नज़र से देखा और कहा, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि असल मास्टरमाइंड की पहचान बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये सुनते ही यू महरिन और पान कायरिन दोनों एक साथ बोल उठी, सिंपल नहीं? मतलब कहीं वो... उनकी बात पूरी होने से पहले ही लियांग जाओई ने उन्हें रोक दिया। ये अंदाज़ा लगाना हमारा काम नहीं है। उसके लहजे की सख्ती समझकर दोनों ने तुरंत सिर हिला दिया। दीदी सही कह रही हैं। बाद में लियांग जाओई ने जानबूझकर बात का रुख बाग बगीचे और फूलों की तरफ मोड़ दिया और इस तरह यू महरिन और पान कायरिन का ध्यान भी हट गया। उसी वक्त स्टडी रूम में जाओ याओ एनालिटिक्स कॉपी कर रहा था। 5th प्रिंसेस उसके पास बैठी थी, उसे पढ़-पढ़कर सुना रही थी ताकि वो तेज लिख सके। तोंगशी ने वहां आकर 9th प्रिंस के घोड़े वाली बात जाओ याओ को बताई। बस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ यूनिक्स को ही सजा मिली और किसी को नहीं? नहीं, तोंगशी ने कहा। जाओ याओ थोड़ा चौंक गया, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर समझ आने वाली मुस्कान आ गई। तो मतलब ये मामला यहीं खत्म होता है? ये कहकर उसने तोंगशी को हाथ के इशारे से जाने को कहा और फिर से लिखने लगा। 5th प्रिंसेस को समझ नहीं आया। उसने जल्दी से पूछा, याओ याओ, तुमने क्या मतलब निकाला जब तुमने कहा कि बात यहीं खत्म होती है? जाओ याओ लिखता रहा और बोलता भी रहा। इसका मतलब है कि फादर इस मामले को और आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। क्यों? 5th प्रिंसेस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। 9th ब्रदर के घोड़े को जहर देना, ये तो सीधा उसकी जान लेने की कोशिश है। फादर फिर भी जांच क्यों नहीं कर रहे? उन्हें तो 9th ब्रदर बहुत प्यारा है ना? इसीलिए तो ये मामला सिंपल नहीं है। जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। हो सकता है क्राउन प्रिंस के लोगों में से हो या फिर 3rd ब्रदर के कैंप से कोई हो। 5th प्रिंसेस और भी ज्यादा हैरान हो गई। पर फादर एम्परर हैं तो वो किसी से भी निपट सकते हैं ना? फिर वो इस इंसान को छोड़ क्यों रहे हैं? जाओ याओ ने बेचारगी सी नज़र से 5th प्रिंसेस को देखा। 5th सिस्टर, बात ये नहीं है कि फादर उससे डील नहीं कर सकते, बात ये है कि वो उसे छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर 5th प्रिंसेस बिल्कुल घबरा गई। पर क्यों? जो 9th ब्रदर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसे छोड़ना क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 9th भाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जाओ याओ ने शांत लहजे में कहा, सिंस 9th भाई को कोई नुकसान नहीं हुआ तो बात अलग हो जाती है।
फिफ्थ प्रिंसेस ने आधा समझकर कहा, तो तुम कह रहे हो ये इंसान नाइन्थ भाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? फिफ्थ सिस्टर, एक कहावत होती है, एक बाल हिलता है और पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। ये सुनी है? सुन रखी है? तो समझो ये इंसान वही एक बाल है। अब समझी? फिफ्थ प्रिंसेस पहले सिर हिलाई, फिर तुरंत हिला भी दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। अगर नहीं समझ आया तो छोड़ो, जाओ याओ ने हाथ हिला दिया। वैसे भी ये बात हमसे रिलेटेड नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जाओ याओ को लगा उसने काफ़ी क्लियरली समझा दिया, लेकिन फिफ्थ सिस्टर फिर भी नहीं समझी। अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बुद्धू भी कह दिया। याओ याओ, ठीक से समझाओ ना। समझा भी दूं तो तुम समझोगी नहीं। जाओ याओ ने एनालिक्स पर हल्की सी थपकी मारी। फिफ्थ सिस्टर, पढ़ना कंटिन्यू करो। जब बताना ही नहीं है तो मत बताओ, मुझे भी कोई इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है। फिफ्थ प्रिंसेस थोड़ी गुस्से में बोली और फिर एनालिक्स उठाकर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। वो दोनों ज़ू टाइम तक यानी शाम 7 से 9 बजे तक पढ़ते रहे। उसके बाद जाओ याओ ने फिफ्थ प्रिंसेस को आराम करने भेज दिया। जाने से पहले भी फिफ्थ प्रिंसेस वही सवाल पूछना चाहती थी कि जो नाइन्थ ब्रदर को फंसाने वाला था उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया गया, लेकिन जाओ याओ ने कुछ नहीं बताया। फिफ्थ प्रिंसेस वापस जाकर यू मैरन से पूछ बैठी, लेकिन उन्हें भी असली वजह नहीं पता थी। यू मैरन ने सिर्फ इतना कहा कि इस मामले में ज़्यादा मत घुसो, कहीं खुद मुसीबत में ना फंस जाओ। ये सुनते ही फिफ्थ प्रिंसेस डर गईं और फिर उन्होंने कुछ भी पूछना बंद कर दिया। पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर के सिर्फ कुछ यूनक्स को ही सज़ा देना, ये बात जाओ यांग पैलेस और योंगशिन पैलेस दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जाओ यांग पैलेस में एम्प्रेस शे ने गुस्से में एक चाय का कप पटक दिया। एम्परर और आगे क्यों नहीं जांच करवा रहे? उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या एम्परर क्राउन प्रिंस को बचा रहे हैं? सेवेंथ प्रिंस ने खंडी हंसी के साथ कहा, फादर हमेशा जाओशुन को ज़्यादा प्यार करते हैं ना? इस बार जाओशुन की जान जाते जाते बची, फिर भी फादर असली दोषी को नहीं पकड़ रहे। उसकी आंखों में ठंडक थी। लगता है फादर के दिल में जाओशुन का दर्जा क्राउन प्रिंस के बराबर भी नहीं। जाओशुन किस चीज़ का है? एम्प्रेस शे ने गुस्से में कहा। एम्परर खुलेआम क्राउन प्रिंस के लोगों को बचा रहे हैं और सिर्फ उसी को फेवर कर रहे हैं। मदर, इस बात का हमसे कोई लेना देना नहीं। सेवेंथ प्रिंस ने उसे शांत करने की कोशिश की। असली गुस्सा तो नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग को होना चाहिए, वो तो बिल्कुल भी ये बात नहीं छोड़ेगा। नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग का पहले का बदतमीजी भरा बर्ताव याद आते ही एम्प्रेस शे की आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं। वो कमीनी रोंग, उसने दांत पीसकर कहा। मदर, उसे थोड़ी देर खुश रहने दो, सेवेंथ प्रिंस ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। पहले उसे और क्राउन प्रिंस को लड़ने दो, उसकी नेचर को जानते हो, वो कभी भी ये बात नहीं छोड़ेगा और प्रिंस डे भी चुप नहीं रहेगा। हम बस साइड में बैठकर ड्रामा देखेंगे। एम्प्रेस शे ने धीरे से सिर हिला दिया। प्रिंस डे जल्द ही वापस आएगा, तब असली लड़ाई शुरू होगी। मदर, हम इस आग में थोड़ा और घी डाल सकते हैं। सेवेंथ प्रिंस ने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ था। एम्प्रेस शे समझ गईं। उसने ठंडे लहजे में कहा, बिल्कुल, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। थोड़ी देर बाद सेवेंथ प्रिंस ने एक और बात छेड़ दी। मदर, प्रिंस डे को जो मोती देने की बात चल रही है, फादर ने अब तक फैसला क्यों नहीं किया? रोज इस पर बहस हो रही है, फिर भी कोई डिसीजन नहीं। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। फादर तो हमेशा प्रिंस डे को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस की जगह देना चाहते हैं, फिर एक मोती देने में इतना टाइम क्यों? एम्प्रेस शे की आंखों में गुस्सा उभर आया। ये सब तुम्हारे नाना की वजह से है। क्राउन प्रिंस को शे फैमिली का सपोर्ट है। एम्परर शे फैमिली से सतर्क रहता है, इसलिए प्रिंस डे को मोती तुरंत नहीं दे रहा। मैं लेजिटिमेट हूँ, फिर भी नाना मेरा साथ नहीं दे रहे। सेवेंथ प्रिंस ने कड़वाहट से कहा। मुझ में क्राउन प्रिंस से कम क्या है? ये बात एम्प्रेस शे के दिल में छुरी की तरह चुभती थी। अगर मैं उस वक्त इतनी छोटी न होती तो वो शे वान एम्परर से शादी करने लायक कैसे होती और उसके बेटे को क्राउन प्रिंस बनने का क्या हक था?
उस जमाने में जब शे फैमिली ने एम्परर के साथ शादी के लिए अपनी बेटी देने की कोशिश की, एम्प्रेस शे बहुत छोटी थीं, इसलिए दूसरी ब्रांच की लड़की शे वान को भेज दिया गया। तुम जाओ फैमिली और शे फैमिली दोनों के राइटफुल वारिस हो, एम्प्रेस शे ने गुस्से से कहा। क्राउन प्रिंस तुम्हें बनना चाहिए था, न कि उस कंजीबिन के बेटे को। सेवेंथ प्रिंस ने धीरे से कहा, मदर, सिर्फ लेजिटिमेट होने से क्या होता है जब नाना ही मेरा साथ नहीं दे रहे? जब क्राउन प्रिंस प्रिंस डे से हार जाएगा तब तुम्हारे नाना और बाकी सब भी तुम्हारा साथ देंगे। एम्प्रेस शे ने गहरी सांस ली। अब बस हमें सब्र रखना होगा। सेवेंथ प्रिंस ने आस भरी नज़र से कहा, बस प्रिंस डे जल्द ही वापस आ जाए। जैसे ही प्रिंस डे कैपिटल लौटेगा, क्राउन प्रिंस के साथ उसका टकराव और तेज हो जाएगा। चैप्टर 26 प्रिंस दाई के ख्यालात। जिस प्रिंस दाई का जिक्र सेवेंथ प्रिंस और बाकी लोग कर रहे थे, वो इस वक्त कैपिटल वापस आ रहा था, लेकिन अभी भी शहर से लगभग 100 मील दूर था। इस वक्त वो अपनी आर्मी के साथ जंगल के बीच कैंप लगाए हुए था। योर हाइनेस, कैपिटल से एक खत आया है, फू जोंग ने नया लेटर हाथ में लिए हुए मेन टेंट में आते हुए कहा। प्रिंस दाई ने लेटर लिया, खोला और तुरंत उसकी भौएं सिकुड़ गईं। चेहरा अंधेरा हो गया। फू जोंग ने उसका एक्सप्रेशन देखकर पूछा, योर हाइनेस, क्या कैपिटल में कुछ हो गया? 9th भाई के घोड़े को जहर दिया गया था और ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो गया। क्या? 9th प्रिंस के हॉर्स को पॉइजन? फू जोंग हैरान रह गया। किसने किया ये सब? मदर कॉन्सॉर्ट ने लिखा है कि फादर एम्परर ने ऑफिस ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड के कुछ यूनिक्स को सजा दी है। प्रिंस दाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, उन यूनिक्स में इतनी हिम्मत कहाँ कि 9th भाई को नुकसान पहुंचा सके? फू जोंग तुरंत समझ गया, क्राउन प्रिंस के लोग। अगर क्राउन प्रिंस के लोग न होते तो फादर एम्परर यहीं पर बात खत्म नहीं करते। प्रिंस दाई ने लेटर को कैंडल की आग के पास पकड़ते हुए कहा, क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए वो इस मामले को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। और 9th प्रिंस का क्या? फू जोंग गुस्से में बोला, उसके साथ ऑलमोस्ट बुरा हो गया और एम्परर को परवाह ही नहीं। 9th प्रिंस को कोई चोट नहीं लगी। सिर्फ इसलिए कि उसे चोट नहीं लगी तो असली गुनहगार को नहीं पकड़ेंगे? फू जोंग भड़क गया। 9th प्रिंस भी एम्परर का बेटा है, ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? प्रिंस दाई ने भारी सांस ली। चेहरा गंभीर था, लेकिन कुछ बोला नहीं। योर हाइनेस, हमें जल्दी कैपिटल वापस जाना चाहिए, नहीं तो नोबल कॉन्सॉर्ट और 9th प्रिंस को और सताया जाएगा। फू जोंग ने कहा, आप वापस आ जाओगे तो कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बात में कुछ गड़बड़ है, प्रिंस दाई ने धीरे से कहा। ये मामला जितना दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा गहरा है। आप कह रहे हो कि 9th प्रिंस के खिलाफ जो साजिश हुई वो क्राउन प्रिंस के लोगों की नहीं, फिर कौन हो सकता है? ये बात इतनी सिंपल नहीं है, प्रिंस दाई ने सोचते हुए कहा। अगर फादर एम्परर क्राउन प्रिंस को भी बचाना चाहते तो भी उसके लोगों को सज़ा देते। ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। ज़रूर कुछ और है जो हम नहीं जानते। तो फिर एम्परर किसको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फू जोंग ने हैरानी से कहा। क्राउन प्रिंस के अलावा और कौन हो सकता है? प्रिंस दाई के दिमाग में कई चेहरे आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसके लिए एम्परर इतना रिस्क लेगा। कैपिटल पहुंचकर ही सब सच पता चलेगा। योर हाइनेस, क्या आपको लगता है ये सब आपको टारगेट करने के लिए किया गया है? मुझे लगता है ये मुझे और क्राउन प्रिंस दोनों को निशाना बना रहा है। वो चाहते हैं कि मैं और क्राउन प्रिंस एक दूसरे से लड़ पड़ें। पर आप दोनों पहले से ही राइवल्स हो। अचानक फू जोंग समझ गया। क्या ये वैंग फैमिली, युआन फैमिली और सुन फैमिली हो सकती है? हो सकता है, प्रिंस दाई ने उंगलियों से टेबल पर हल्की टैपिंग करते हुए कहा। 9th भाई का मामला बाद में देखेंगे, अभी मेरी टाइटल वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिन में हम कैपिटल पहुंच जाएंगे, उससे पहले मेरी टाइटल की बात क्लियर होनी चाहिए। योर हाइनेस, एम्परर आपसे हमेशा खुश रहे आए हैं। आमतौर पर जो भी मांगो मिल जाता है, पर इस बार टाइटल के मामले में वो हिचकिचा रहे हैं। क्या एम्परर? फू जोंग ने बात अधूरी छोड़ दी। ड्यूक ज़ेन और शिए फैमिली, ये दोनों रुकावट हैं, प्रिंस दाई ने सोचकर कहा। मैं खुद फादर एम्परर को लेटर लिखूंगा और कहूंगा कि मुझे टाइटल नहीं चाहिए।
आप पीछे हटकर आगे बढ़ना चाहते हो? बिल्कुल। हुक्म दिया, स्याही घिसो। जी और हाइनेस। प्रिंस डाई ने एम्परर को लेटर लिखा। इसमें लिखा कि उसे टाइटल लेने की कोई इच्छा नहीं और सेना की अगुवाई ही उसका फर्ज है। उसे किसी खास इनाम की ज़रूरत नहीं। साथ ही उसने नोबल प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट रोंग को भी लिखा कि वो सब्र रखे और कैपिटल में उसके लौटने का इंतज़ार करे। फूजोंग ने दोनों लेटर्स तुरंत भिजवा दिए। फादर एम्परर, आप क्या सोच रहे हैं? हमेशा कहते हैं मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ, फिर भी क्राउन प्रिंस को अब तक क्यों नहीं हटाया? आप जानते हैं कि अगर मुझे टाइटल मिल जाए तो क्राउन प्रिंस से मुकाबला करना और आसान हो जाएगा। फिर भी आप मान क्यों नहीं रहे? ड्यूक ज़ेन और शीए फैमिली से डरने की क्या ज़रूरत? आप जैसे एम्परर को इनसे क्या खतरा? तो फिर आप क्या चाहते हैं? ये टाइटल का आइडिया प्रिंस डाई का ही था। मार्किस ह्योरनपिंग और उसके लोगों से ही ये बात एम्परर तक पहुंची थी। प्रिंस डाई सिर्फ प्रिंस बनकर खुश नहीं था। ग्रेट ज़ो के लिए इतनी लड़ी हुई लड़ाइयों के बाद उसे लगता था प्रिंस का दर्जा उसके लिए छोटा है। उसके लिए तो सिर्फ क्राउन प्रिंस का पद ही ठीक है। पर जब तक वो क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता, कम से कम एक टाइटल्ड प्रिंस तो बन जाए। वो चाहता था कि सब मिनिस्टर्स और आम लोग जाने कि उसने कितनी जंग जीती है और क्राउन प्रिंस ने कुछ भी नहीं किया, ताकि जब वो फ्यूचर में क्राउन प्रिंस को रिप्लेस करे तो सब कहें हाँ, यही होना चाहिए था। लियांग ज़ो की बड़ी जीत उसके लिए सबसे बड़ा मौका थी। अगर इस मौके पर टाइटल नहीं मिला तो पता नहीं फिर कब चांस मिलेगा। इसलिए इस बार टाइटल लेना बहुत ज़रूरी था। चंगवान हॉल में इंपीरियल स्टडी के अंदर एम्परर प्राइम मिनिस्टर हे, ग्रैंड मास्टर ल्यू और सोंग देकांग के साथ चाय पी रहा था। प्राइम मिनिस्टर हे, तुम क्या सोचते हो? मुझे प्रिंस डाई को टाइटल देना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर हे ने कप रखकर सलाम किया। योर मैजेस्टी, प्रिंस को टाइटल देना पिछली डायनेस्टी का रूल था, हमारी नहीं। एम्परर ने ग्रैंड मास्टर ल्यू की तरफ देखा। लाओ ल्यू, तुम क्या कहते हो? जो योर मैजेस्टी का फैसला हो वही ठीक है। मिस्टर सोंग, तुम बताओ। सोंग देकांग सीधा बोला, योर मैजेस्टी, टाइटल देना पुरानी डायनेस्टी का रूल था। हमारी डायनेस्टी को उस रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी प्रिंस डाई को बहुत रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं और टाइटल्स देने की ज़रूरत नहीं। एम्परर मुस्कुराया। मिस्टर सोंग, तुम सीधे हो, इन दोनों जैसे चालाक नहीं। प्राइम मिनिस्टर हे और ग्रैंड मास्टर ल्यू ने सोंग देकांग को घूरा, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। आखिर प्राइम मिनिस्टर हे ने कहा, योर मैजेस्टी, अगर सीधा जवाब चाहिए तो मैं कहता हूं कि प्रिंस दाई को टाइटल नहीं देना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ल्यू भी बोल पड़ा, मैं भी यही मानता हूं। एम्परर ने हंसी के साथ कहा, तो पहले ही क्यों नहीं बोला? तुम दोनों तो बड़े ही गोल गोल बातें करते हो। फिर एम्परर ने पूछा, अच्छा, अगर टाइटल नहीं देना तो जब प्रिंस दाई वापस आए उसे क्या रिवॉर्ड दिया जाए? सोंग देखाम ने तुरंत कहा, नॉर्मल रिवॉर्ड ही काफ़ी है। और सच कहूं तो प्रिंस दाई आपसे कंपेयर भी नहीं होता, फिर भी टाइटल चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हे और ग्रैंड मास्टर ल्यू ने भी हाँ में हाँ मिला दी। ग्रैंड मास्टर ल्यू ने थोड़ा तेज़ लहजे में कहा, योर मैजेस्टी, अगर हम प्रिंस दाई को और स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी एम्बिशन और बढ़ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर हे ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। इतनी सीधी बात कहना, ये ग्रैंड मास्टर ल्यू से कम ही होता है। जब ड्यूक ज़ेन और मार्क्वेस श्वानपिंग को पता चला कि एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर हे, ग्रैंड मास्टर ल्यू और जनरल सोंग को अलग से बुलाया है, तो दोनों के दिल में एक ही बात आई, ये ज़रूर प्रिंस डाई को टाइटल देने के मामले पर बात हो रही होगी। इसी वक्त ईस्टर्न पैलेस में ड्यूक ज़ेन क्राउन प्रिंस के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तभी क्राउन प्रिंस का खास यूनक लुफ कॉन्ग अंदर आया और झुककर बोला, योर हाइनेस, ड्यूक, प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग अभी तक इंपीरियल स्टडी से बाहर नहीं आए। क्राउन प्रिंस हैरान हो गया, अब तो दोपहर होने वाली है, अभी तक कैसे नहीं आए? सुबह की कोर्ट मीटिंग के बाद एम्परर ने उन तीनों को स्टडी में बुला लिया था। इतनी देर हो चुकी थी पर अभी तक छुट्टी नहीं दी गई। आखिर एम्परर और वो तीन लोग पूरी सुबह क्या डिस्कस कर रहे थे? ड्यूक ज़ेन ने पूछा, क्या तुम पता लगा पाए कि एम्परर ने उन्हें क्यों बुलाया? लुफ कॉन्ग ने सिर झुकाते हुए कहा, ड्यूक, चंगवांग हॉल के लोग बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, कोई भी खबर निकालना मुश्किल है।
ड्यूक ज़ेन जानता था, एम्परर के आसपास के लोगों से बात निकलवाना वैसे भी नामुमकिन होता है। क्या अंदर कोई बहस की आवाज़ आई? नहीं, लुफकॉन्ग बोला। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि एम्परर और उन तीनों के बीच तो हंसी मजाक हो रहा था। इंपीरियल स्टडी से बार बार हंसी सुनाई दे रही थी। क्राउन प्रिंस चौंक गया। हंसी? लगता है एम्परर का मूड काफ़ी अच्छा है, ड्यूक ज़ेन ने सोचकर कहा। फिर लुफकॉन्ग को हुक्म दिया, दोबारा जाकर पता लगाओ। जी ड्यूक। लुफकॉन्ग वापस चला गया। क्राउन प्रिंस ने ड्यूक ज़ेन से कहा, दादाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि फादर ने प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोगों को प्रिंस डाई के टाइटल के लिए नहीं बुलाया? ड्यूक ज़ेन ने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, प्रिंस डाई को टाइटल देने का मामला कई दिनों से अटका हुआ है और वो खुद भी जल्दी कैपिटल लौट रहा है। आज एम्परर का उन लोगों को बुलाना पक्का इसी बात के लिए है। क्राउन प्रिंस ने फिर पूछा, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग प्रिंस डाई को टाइटल देने पर मान जाएंगे? ड्यूक ज़ेन मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता। पिछले कुछ दिनों से मार्क्विस श्वैनपिंग उन सबके घर लोग भेज रहा है ताकि वो प्रिंस डाई के टाइटल के हक में बोलें, पर प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोगों ने दरवाजे बंद ही रखे, किसी से मिले नहीं। क्राउन प्रिंस ने ठंडी सांस ली। प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग हमेशा मेरी और प्रिंस डाई की लड़ाई से दूर रहते हैं। वो हमेशा चाहता था कि ये बड़े मिनिस्टर्स उसका साथ दें। अगर वो उसके साथ होते तो प्रिंस डाई का खौफ ही खत्म हो जाता। पर अफसोस ये कभी नहीं हो पाया। ड्यूक ज़ेन ने कहा, वो ऊपर से तो न्यूट्रल रहते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारा ही साथ देते हैं। मेरा साथ? क्राउन प्रिंस हैरान हो गया। उन्होंने मेरा साथ कब दिया? तुम क्राउन प्रिंस हो, देश के वारिस, ड्यूक ज़ेन ने शांत आवाज में कहा। प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग कभी भी प्रिंस डाई को तुमसे ऊपर नहीं देखना चाहेंगे। चाहे प्रिंस डाई ने कितनी ही जंग जीती हो, वो तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। तुम एम्परर के सबसे बड़े बेटे हो और लीगल रानी के बेटे हो, जबकि प्रिंस डाई एक कंक्यूबाइन का बेटा है। उस वक्त भी जब तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर हे और उन्हीं लोगों ने एम्परर को रेकमेंड किया था। इस तरह से तुम उनके चुने हुए क्राउन प्रिंस हो। जब तक तुम कोई बड़ा गुनाह नहीं करते, वो कभी भी प्रिंस डाई को तुम्हारी जगह नहीं लेने देंगे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस का दिल हल्का हो गया। इसलिए आपने मुझे कुछ भी ना करने को कहा? ड्यूक ज़ेन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, इस वक्त कुछ ना करना ही सबसे अच्छी चाल है। पर दादाजी, क्राउन प्रिंस ने थोड़ा परेशान होकर कहा, फादर हमेशा प्रिंस डाई को ज्यादा प्यार और भरोसा देते आए हैं। इस बार ल्यांगजू की जीत भी उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फादर उसे बिना रिवॉर्ड दिए कैसे छोड़ सकते हैं? उसे तो पहले ही सब कुछ मिल चुका है, अब सिर्फ टाइटल ही बचा है जो फादर दे सकते हैं। ल्यांगजू पिछले कई सालों से शांत नहीं था। पुरानी डायनेस्टी के रिबेल्स बार बार वहां आकर हंगामा करते थे। जब भी कोई जनरल उन्हें भगाता, वो पहाड़ों और जंगलों में छुप जाते और कुछ दिन बाद फिर लौट आते। कोर्ट बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल था। पर पिछले साल अचानक उन रिबेल्स की ताकत बहुत बढ़ गई, 2 से 3 लाख लोग हो गए। तब कोर्ट को समझ आ गया कि अगर ल्यांगजू गया तो कैपिटल पर खतरा आ जाएगा। ल्यांगजू योंग स्टेट के बिल्कुल पास है, जैसे कैपिटल के गले पर छुरी, और वहाँ अनाज, खनिज और घोड़े सब कुछ भरपूर हैं। इसीलिए एम्परर ने प्रिंस डाई को भेजा और साफ हुक्म दिया, रिबेल्स को जड़ से मिटा देना। प्रिंस डाई ने निराश नहीं किया। उसने आते ही रिबेल्स को जोर का झटका दिया। महीनों तक लड़ाई होती रही और आखिरकार रिबेल्स का पूरा सफाया हो गया। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये कोर्ट के लिए एक बड़ा रिलीफ था। प्रिंस डाई की अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हो चुकी हैं और उसका घमंड भी। अगर उसे टाइटल मिला तो वो और ज्यादा उदास हो जाएगा। इससे कोर्ट में आगे चलकर सिर्फ मुसीबत होगी। प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग ये नहीं चाहते। क्राउन प्रिंस ने हल्की मुस्कान से कहा, मुझे बस फादर की सोच का डर है। उन्होंने हमेशा प्रिंस डाई को मुझसे ज्यादा प्यार और भरोसा दिया है। कहीं उनके दिल में ये ना हो कि वो मुझे हटाकर प्रिंस डाई को लाना चाहते हों। ड्यूक ज़ेन ने तसल्ली दी, चाहे एम्परर के दिल में जो हो, वो तुम्हें आसानी से हटा नहीं सकते। तुम खुद उनके हाथों के बने क्राउन प्रिंस हो और प्राइम मिनिस्टर हे और बाकी लोग भी तुम्हारे साथ हैं। क्राउन प्रिंस ने आंखें सिकोड़ी, पर जब प्रिंस डाई कैपिटल वापस आएगा, मेरी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। ड्यूक ज़ेन उसकी बात समझ गया। उसने हाथ उठाकर मना किया, प्रिंस डाई को वापस आते वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ हुआ तो सबसे पहले शक तुम पर ही आएगा।
क्राउन प्रिंस ने धीरे से कहा, मैं सच में नहीं चाहता कि वो कैपिटल लौट कर आए। ड्यूक ज़ेन ने गहरी आवाज में कहा, प्रिंस डाई का लौटना जरूरी नहीं कि बुरा हो। कभी कभी दुश्मन का ज्यादा ऊपर चढ़ जाना ही उसकी बर्बादी की शुरुआत होता है। क्राउन प्रिंस चौंक गया। दादाजी, आप कह रहे हैं कि मैं उसे मुझे दबाने दूं? क्या मैं कम दबाया गया हूं जो और सहना पड़े? ड्यूक ज़ेन ने धीरे से कहा, कभी कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता है। क्राउन प्रिंस पहले तो समझ नहीं पाया, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। दादाजी, आप वाकई कमाल हैं। बस अब प्रिंस डाई की कैपिटल लौटने का इंतजार करो। चैप्टर 28 प्रिंस डाई इक्वल्स बीफ। प्रिंस डाई की कैपिटल वापस आने का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, पूरे शहर का माहौल धीरे धीरे बदलता जा रहा था। कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन ये सब ज़ाओ याओ के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आज तो उसका मूड ही अलग लेवल का था। वेंडे हॉल जाते हुए उसके छोटे से चेहरे पर हमेशा एक ब्राइट सी स्माइल थी और वो खुद से ही गाना गुनगुना रहा था। दो बाघ, तेज दौड़ते, एक के कान नहीं, एक की पूंछ नहीं। उसके साथ चल रहा टोंगशी उसे देखकर हैरान हो गया। योर हाइनेस, आज आप इतने खुश क्यों हैं? टोंगशी ने पूछा। आप तो यूजुअली वेंडे हॉल जाना सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते? ज़ाओ याओ ने आंखों में चमक के साथ कहा, टोंगशी, तुम भूल गए कल का दिन क्या है? कल? टोंगशी ने थोड़ा सोचा, फिर अचानक समझ आया। अरे हाँ, कल तो आपका रेस्ट डे है। बिल्कुल। ज़ाओ याओ ने हाथ पीछे बांधकर चलते हुए कहा, मैं कब से अपने रेस्ट डे का इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ ही गया। टोंगशी धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, तो कल हम पैलेस से बाहर जा रहे हैं? कल नहीं, ज़ाओ याओ ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, आज रात जा रहे हैं। आज रात? ज़ाओ याओ की आंखें बड़ी हो गईं। हाँ, आज रात हम सेकंड अंकल के घर जा रहे हैं, ढेर सारा टेस्टी खाना खाने। ज़ाओ याओ का चेहरा बिल्कुल बिल्ली जैसा हो गया, जैसे बस खाने के बारे में सोचकर ही खुश हो जाता हो। टोंगशी भी ललचा गया। योर हाइनेस, आज क्या क्या मिलेगा खाने को? मैंने सेकंड अंकल को पहले ही चिट्ठी भेज दी है, आज हॉट पॉट बनेगा। ज़ाओ याओ ने लिप्स चाटते हुए कहा। उनका हॉट पॉट तो कमाल का होता है, सिर्फ सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। टोंगशी ने भी जोर से थूक निगला। सेकंड लॉर्ड का खाना तो वैसे ही बेस्ट होता है, आज तो फीस्ट है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो इतना ललचा रहे हो? ज़ाओ याओ ने पलटकर देखा, 8th प्रिंस खड़ा था। ज़ाओ याओ ने जल्दी से अपना मुंह साफ किया, कोई ललचा नहीं रहा मैं। 8th प्रिंस ने हंसकर उसका गाल पिंच किया, पूरा मुंह पानी से भरा हुआ है और बोल रहा नहीं ललचा रहा? बिल्कुल नहीं, ज़ाओ याओ ने जिद से कहा। तो बता, क्या टेस्टी चीज़ सोच रहा था? गर्मा गर्म स्पाइसी हॉट पॉट। ज़ाओ याओ की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट जो डायनेस्टी में पहले हॉट पॉट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ज़ाओ याओ के सपनों वाली जिंदगी में उसे हॉट पॉट बहुत पसंद था और वही स्टाइल यहाँ ले आया था। हॉट पॉट तो वैसे सच में टेस्टी होता है, 8th प्रिंस ने कहा। लगता है मैं भी आज रात हॉट पॉट खाऊंगा, तो भी मेरे साथ चलेगा? ज़ाओ याओ ने मिस्टीरियस अंदाज में कहा। नहीं 8th ब्रदर, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता, मेरे पास और प्लान है। ओह, कौन सा प्लान? 8th प्रिंस को इंटरेस्ट आ गया। आज रात मैं जल्दी सो जाऊंगा और पिछले दिनों की नींद पूरी करूंगा, ज़ाओ याओ ने उंगली हिलाते हुए कहा, और कल भी आराम से सोऊंगा। 8th प्रिंस हंस पड़ा। कल तो तेरा ऑफ डे है, पूरा दिन सोता रहेगा? ज़ाओ याओ ने जोर जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझे अपनी नींद वापस चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए ताकि हाइट बढ़े। अंदर ही अंदर ज़ाओ याओ सोच रहा था, सॉरी 8th ब्रदर, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर बता दिया कि मैं पैलेस से चुपके भाग रहा हूँ तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। 8th प्रिंस हंसकर बोला, सोने से हाइट बढ़ती है, ये कौन सी थ्योरी है? ये थ्योरी नहीं, सच है, ज़ाओ याओ ने मुंह फुलाकर कहा। कल तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। 8th प्रिंस हंस दिया। ठीक है भाई, मैं कल भी बिजी हूँ, तुम अपनी हाइट ग्रोइंग मिशन पे लगे रहना। अरे हाँ, तुम्हारा तो ऑफ भी नहीं है।
दोनों हंसते हुए वेंडे हॉल में घुस गए। अंदर जाते ही उन्होंने 9th प्रिंस को जोर से बोलते सुना, मेरा भाई परसों आ रहा है। लगता है सिर्फ जाओ याओ ही खुश नहीं था, 9th ब्रदर भी उतना ही एक्साइटेड था। जाओ याओ ने तुरंत पूछा, 8th ब्रदर, क्या 2nd ब्रदर सच में आ रहे हैं? हाँ, 2 दिन में। तब तो मज़ा आ जाएगा, जाओ याओ ने खुशी से कहा। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ और आया। 2nd ब्रदर के आने पर फादर ज़रूर सेलिब्रेशन फीस्ट रखेंगे और तब हम बहुत सारा टेस्टी खाना खा सकेंगे। बाकी लोग सोच रहे थे प्रिंस दाई को क्या रिवॉर्ड मिलेगा और वो आगे क्या करेगा, लेकिन जाओ याओ सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, खाना। 8th प्रिंस हंस पड़ा। हाँ, फीस्ट तो ज़रूर होगी और फीस्ट में बीफ मिलेगा, जाओ याओ ने लिप्स चाटते हुए कहा। कितना टाइम हो गया बीफ खाए हुए, अब तो टेस्ट भी भूलने लगा हूँ। ग्रेट जो डायनेस्टी में गाय को बिना वजह मारना मना था, इसलिए बीफ सिर्फ बहुत बड़े मौक़ों पर ही मिलता था, चाहे पैलेस ही क्यों ना हो। ये रूल सिर्फ ग्रेट जो का नहीं था, पहले की डायनेस्टी से चला रहा था, क्योंकि पुराने ज़माने से ही गाय खेती के लिए सबसे ज़रूरी होती थी, इसलिए उन्हें फार्मिंग टूल्स माना जाता था। जब पहले के राजा ने जुल्म किया और देश में हंगामा मचा, लोग अपनी जान बचाते बचाते खेती भी नहीं कर पाए और भूख से मजबूर होकर बहुत सी गायों को मार दिया। जब ग्रेट जो की स्थापना हुई तो लेट एम्परर ने गायों की गिनती करवाई और पाया कि उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तब से कानून बना, बिना वजह गाय मारना मना है, इसलिए बीफ आज भी रेयर ट्रीट था। जाओ याओ को बीफ बहुत पसंद था, इसलिए वो हर बड़े फंक्शन का इंतज़ार करता था। बीफ इतना टेस्टी होता है क्या? 8th प्रिंस ने पूछा। वो खाने के मामले में कभी ज़्यादा पिकी नहीं रहा। बहुत टेस्टी होता है और हॉट पॉट में डाल दो तो और भी कमाल का। उसने उसे देखा और सीरियस हो गया। 8th ब्रदर, मुझे लगता है तुम्हारे टेस्ट बड्स में कुछ प्रॉब्लम है। तुम टेस्टी और बेकार का फ़र्क ही नहीं समझते। मैं पिकी नहीं हूँ, 8th प्रिंस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए पेट भरना ही काफ़ी था, बचपन में भूख बहुत झेली थी। तुम बस एक छोटा सा फूडी हो, जो खाना नहीं समझता उसका जीना बेकार है, जाओ याओ ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। मेरा सपना है दुनिया के सारे टेस्टी खाने ट्राई करना। वाह, क्या बड़ा सपना है। मजाक मत करो, खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जाओ याओ ने फिर लंबा लेक्चर शुरू कर दिया। फूड कल्चर, टेस्ट, एंजॉयमेंट, सब कुछ। 8th प्रिंस सुनता रहा और आखिर हंसकर बोला, 10th ब्रदर, अगर तू पढ़ाई पर भी इतना ध्यान देता जितना खाने पे देता है तो फादर तुझे एनालेक्स लिखने की पनिशमेंट नहीं देते। पढ़ाई और खाने की कंपैरिजन मत करो, जाओ याओ ने सीरियस होकर कहा। मैं खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जब बड़ा हो जाऊंगा और पैलेस छोड़ दूंगा तो दुनिया भर घूम घूम कर टेस्टी खाना खाऊंगा। उस दिन तक अभी बहुत टाइम है। 8th प्रिंस ने उसका कंधा थपथपाया। सब्र रखो। काश मैं 3rd ब्रदर जैसा होता, अगले साल ही पैलेस छोड़ सकता, जाओ याओ ने एनवी के साथ कहा। 8th प्रिंस ने उसका गाल फिर पिंच किया। पहले पढ़ाई पर ध्यान दे। जैसे ही पढ़ाई शब्द सुना, जाओ याओ का चेहरा तुरंत लटक गया। 8th ब्रदर, आपने मेरा गुड मूड खराब कर दिया। 8th प्रिंस हंसकर बोला, तुम भी ना। ठहरो। कक्षा में घुसते ही 9th प्रिंस भागते हुए आया। मेरा भाई परसों आ रहा है। 2nd ब्रदर का वापस आना सच में ग्रेट बात है, जाओ याओ ने सच सच खुशी से कहा, क्योंकि उसका मतलब था बीफ मिलेगा। अगर प्रिंस दाई को पता होता कि जाओ याओ के दिमाग में उसकी वैल्यू सिर्फ बीफ के बराबर है तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होता। कल छुट्टी थी, इसलिए आज पूरे दिन जाओ याओ का मूड बहुत अच्छा था। दोपहर को गुचिन प्रैक्टिस और पढ़ाई खत्म होते ही वो हवा की तरह वेंडे हॉल से बाहर निकल पड़ा, सीधा कुंडे हॉल की तरफ भागता हुआ। अम्मी, मैं कल डिनर के बाद ही वापस आऊँगा, जाओ याओ अपना सामान पैक करते हुए बोला। अम्मी, आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आऊँगा, लियांग झाओई ने थोड़ा सख्त चेहरा बनाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जो चाहो ले आना, लेकिन याद रखना, ज्यादा मत खाना, पेट खराब हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी, समझे? वो इस बात से परेशान रहती थी कि जब भी झाओ याओ पैलेस से बाहर जाता है तो बस खाता ही रहता है और फिर पेट दर्द शुरू। समझ गया अम्मी।
सच में समझे हो? लियांग्स हावी ने उसके माथे पर उंगली से थपकी दी। अगर फिर से पेट खराब हुआ ना तो अगले 3 महीने तक पैलेस से बाहर नहीं जा पाओगे। अरे नहीं, झाओ याओ तुरंत हाथ उठाकर बोला, अम्मी मैं कसम खाता हूँ, इस बार पेट खराब नहीं करूँगा। अच्छा है, लियांग्स हावी ने फिर याद दिलाया, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो अम्मी, झाओ याओ ने सीना थपथपाया। मैंने एथ भाई को कह दिया है कि कल मैं पूरा दिन सो रहा हूँ तो वो मुझे ढूंढने नहीं आएंगे। सेकंड मदर और बाकी लोगों को भी बता देना कि मुझे नींद पूरी करनी है ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, झाओ याओ ने और कहा। कोल्ड पैलेस के सीक्रेट पैसेज के बारे में बस झाओ याओ और लियांग्स हावी को ही पता था। कम लोग जाने उतना बेहतर। लियांग्स हावी ने सिर हिला दिया, ठीक है। झाओ याओ ने बैग कंधे पर लटकाया। अम्मी मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। ये पहली बार नहीं था जब झाओ याओ सीक्रेट पैसेज से बाहर जा रहा था, इसलिए लियांग्स हावी ज़्यादा चिंतित नहीं थी। झाओ याओ ने लाइवांग और बाकी लोगों को जिम्मेदारी समझाई और तुंगशी के साथ कोल्ड पैलेस की तरफ चल पड़े। कोल्ड पैलेस के दोस्त लाइलू और बाकी जानवर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। झाओ याओ को देखते ही सब खुशी से दुम हिलाने लगे। याओ याओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, झाओ याओ ने लाइलू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुम लोग ट्रेनिंग जारी रखो, बिल्कुल आलस नहीं, मैं वापस आकर चेक करूंगा। ठीक है, हम मेहनत करेंगे, लाइलू थोड़ा उदास बोला। ट्रेनिंग के बाद लाइमन की ड्यूटी होगी, झाओ याओ मुस्कुराया। मैं वापस आते वक्त तुम सबके लिए ट्रीट्स लाऊंगा। हमें मीट चाहिए, बड़े बड़े बोन्स। डन, झाओ याओ हंस पड़ा। सबको समझा बुझाकर वो तुंगशी के साथ सीक्रेट पैसेज की तरफ बढ़ा। सीक्रेट पैसेज, ये पैसेज नोबल कॉन्सोर्ट पेई के बेड के नीचे से शुरू होता था। कुछ सामान हटाने के बाद क्लिक, रास्ता खुल गया। अंधेरा इतना गहरा था कि झाओ याओ ने फायर स्ट्राइकर निकालकर कैंडल जला ली। ये रास्ता इतना पतला था कि एक ही इंसान मुश्किल से जा सकता था। लगभग 1 घंटे के बाद दोनों बाहर निकले, पेई मैंशन के एक सुनसान वुडशेड में। बाहर निकलने से पहले दोनों ने अपने कपड़े बदल लिए थे। फटे पुराने कपड़े, बाल बिगाड़े हुए, चेहरे पर मिट्टी लगाकर बिल्कुल भिखारी जैसे दिख रहे थे, ताकि कोई ध्यान ही न दे। अजीब लोग। लाइमन और बाकी कुत्ते बिल्ली वहां पहले से ही मौजूद थे। याओ याओ, तुम आ गए, हमें तुम्हारी बहुत याद आई। लाइमन ने उसका चेहरा चाट लिया। मुझे भी तुम सबकी याद आई, झाओ याओ हंसकर बोला। रोज पढ़ाई होती है ना, सिर्फ छुट्टी में ही आ पाता हूँ। फिर झाओ याओ ने पूछा, क्या हाल ही में कोई अजीब लोग यहाँ आए थे? हाँ, कुछ दिन पहले 4 लोग आए थे। हर कमरा उलट पलट कर रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। क्या ढूंढ रहे थे? बस वो चीज़ बोल रहे थे, पर बताया नहीं। ब्लैक कपड़ों में थे, चेहरे पर मास्क, बिल्कुल गलत लोग लग रहे थे। झाओ याओ सोच में पड़ गया। कल मुझे पीस इन जाकर पता लगाना पड़ेगा। बाजार का रास्ता अंधेरा हो चुका था। योर हाइनेस, हमें चलना चाहिए, तुंगशी ने याद दिलाया। झाओ याओ ने लाइमन को साथ चलने को कहा। बाकी जानवरों को ट्रीट्स का वादा करके वो लोग पेई मैंशन से निकल गए। सड़क पर भीड़ थी। 2 भिखारी और एक बड़ा पीला कुत्ता, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। झाओ याओ को एक फूड स्टॉल से आती खुशबू ने पागल कर दिया। पेट जोर से गुर्राया। दुकान वाले ने गुस्से से भगाया, चल निकल यहाँ से। झाओ याओ तुरंत डर का नाटक करता हुआ भाग गया। गलियों से घूमकर वो एक अंधेरी गली के कोने पर पहुंचे, जहां एक जवान आदमी इंतजार कर रहा था। सेकंड अंकल से मुलाकात। सेकंड अंकल, झाओ याओ चिल्लाया, खुशी से। लियांग रुन ने उसे जोर से गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी सेकंड अंकल। लियांग रुन ने उसका चेहरा देखा। तुम पतले हो गए हो, पढ़ाई बहुत टफ है क्या? हाँ, पढ़ाई बहुत थका देती है। उसका पेट फिर बोल पड़ा। लियांग रुन हंस पड़ा। भूखे हो? चलो घर चलो, मैंने हॉट पॉट और तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। सेकंड अंकल सबसे बेस्ट हो, झाओ याओ बोला। तुम्हारी अम्मी ठीक है ना? लियांग रुन ने पूछा। बिल्कुल ठीक, अच्छा खाती है, अच्छा सोती है। कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी अम्मी बहुत स्मार्ट हैं, कोई उन्हें बुली नहीं कर सकता,
और मुझे तो बिल्कुल नहीं। लियांग रुन ने राहत की सांस ली। चैप्टर 30 मुझे वो पोजीशन चाहिए ही नहीं। लियांग रन हमेशा से इस बात को लेकर परेशान रहता था कि उसकी बहन पैलेस में ठीक से रह भी रही है या नहीं। उसे डर लगता था कि कहीं लियांग जाओई को वहां सताया जा रहा हो या उसे मार ही न दिया गया हो। आखिर हरम एक ऐसी जगह थी जहां लोग बिना निशान छोड़े गायब हो जाते थे। चाहे वो कितनी भी चिंता करे, सच ये था कि लियांग फैमिली के पास ना पावर थी ना इन्फ्लुएंस। वो अपनी बहन को पैलेस में बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब से लियांग जाओई पैलेस गई थी तब से फैमिली का उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहा। इस वजह से लियांग रन का डर और बढ़ता गया। कभी कभी तो उसे लगता था शायद उसकी बहन अब इस दुनिया में है ही नहीं। 2-3 साल बाद दूर यांगजो में बैठे लियांग परिवार को अचानक खबर मिली। लियांग जाओई जिंदा थी और उसने एम्परर के लिए एक राजकुमार को जन्म दिया था। उसे जाओई का खिताब भी मिल गया था। खुशी भी हुई और डर भी। खुशी इस बात की थी कि वो जिंदा थी, डर इस बात का कि पैलेस में बिना सपोर्ट के रहना और ऊपर से प्रिंस को जन्म देना, कहीं ये उसके लिए और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद लियांग रन ने डिसाइड किया कि वो कैपिटल जाएगा। चाहे कुछ हेल्प ना भी कर पाए, कम से कम बहन के हालचाल तो पता चलेंगे। पहले उसका प्लान था कि वो ऑफिशियल बन जाए ताकि अपनी बहन का सहारा बन सके, लेकिन ग्रेट जू डायनेस्टी में पोस्ट खरीदना मना था। उनकी फैमिली के पास कोई ऐसा बड़ा अफसर नहीं था जो रिकमेंडेशन दे सके, इसलिए उसे ऑफिशियल बनने का ख्याल छोड़ना पड़ा। उसने अपने पिता पर भी भरोसा करने की सोची, लेकिन उनके पिताजी बस एक छोटे से काउंटी मैजिस्ट्रेट थे और पिछले 20 साल से उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। सच तो ये था कि उनकी पोस्ट पहले खरीदी गई थी जब पिछला डायनेस्टी चल रहा था। ग्रेट जू ने आते ही ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि पहले के ज़माने में पैसा देकर अफसर बनने वाले लोग आवाम का खून चूस लेते थे। इसी वजह से लियांग फैमिली ने ये सोच भी छोड़ दी कि किसी को रिश्वत देकर लियांग रन को अफसर बनवाया जाए, क्योंकि अगर बात बाहर आ जाती तो सिर्फ लियांग रन ही नहीं बल्कि लियांग जाओई भी मुसीबत में पड़ जाती। बिजनेस का रास्ता। आखिर लियांग रन ने डिसाइड किया कि अगर ऑफिशियल नहीं बन सकता तो बिजनेस ही करेगा। कैपिटल में बिजनेस करते हुए वो बहन के बारे में खबर भी रख सकता था और उससे पैसे भी भेज सकता था। उसे लगता था कि पैलेस में बिना इन्फ्लुएंस के रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सिल्वर। यांगजो में लियांग फैमिली का नाम था, लेकिन कैपिटल में वो कोई नहीं थे। बिजनेस ज़्यादा बड़ा होता तो जलने वाले ज़्यादा होते, बहुत छोटा होता तो कमाई कम होती, इसलिए उसने मीडियम साइज बिजनेस चूज़ किया। पहले हर्ब्स का सोचा, पर कैपिटल में उस फील्ड में पहले से ही बड़े लोग थे। तब जाओ या ने एक आइडिया दिया, रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा फ्लैशी होता। आखिर जाओ या और लियांग जाओई ने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे बेहतर बिजनेस होगा सब्जी का, सिंपल, सेफ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट। लियांग रन बचपन से ही सब्जी और पौधे उगाने में अच्छा था। उसने कैपिटल के बाहर ज़मीन ली और खेती शुरू कर दी। पहले मार्केट में स्टॉल लगाया, फिर घर घर डिलीवरी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम इतना बढ़ा कि आज कैपिटल के कई अफसर और अमीर लोग उसी से सब्जी मंगवाते थे। और इसी काम के साथ साथ लियांग रन को शहर की बहुत सी इम्पॉर्टेंट खबरें भी मिलती रहती थीं। हॉटपॉट और बातें। इस वक्त जाओ या मस्त होकर हॉटपॉट खा रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था, पर खुशी अलग ही लेवल की थी। अंकल और नेफ्यू बातें करते हुए खा रहे थे। प्रिंस डाई की लियांगजो में जीत के बाद लोग उनकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं। अब सब उन्हें हीरो कह रहे हैं। लियांग रन बोला। जाओ यानी मुंह भर के खाते हुए कहा, ये सब मार्किस ख्वांग पिंग का काम है। वो चाहते हैं कि सबको पता चले कि ग्रेट जू की शांति का हीरो मेरे सेकंड ब्रदर हैं। अब लोग कह रहे हैं कि प्रिंस डाई को पर्ल्स मिलनी चाहिए। लियांग रन मुस्कुराया। वैसे जब तुम बड़े हो जाओगे और प्रिंस बनोगे, तुम्हें भी पर्ल्स मिलेंगी। जाओ या ने हाथ हिला दिया। मुझे उस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, सच कहूँ तो मुझे उस पोजीशन में ही इंटरेस्ट नहीं। लियांग रन थोड़ा हैरान हुआ,
पर पर्ल्स का मतलब होता है बड़ी फीग, ज्यादा सैलरी। जाओ यानी शांत आवाज में कहा, मैं फेवर्ड प्रिंस नहीं हूँ। जब बड़ा हो जाऊंगा फादर शायद मुझे किंग शू दे देंगे, सबसे छोटा और सबसे गरीब स्टेट, वहाँ पायरेट्स भी बहुत होते हैं। फिर उसने बात बदल दी, वैसे एल्डेस्ट अंकल का रेस्टोरेंट खरीदना हो गया? हाँ, लियांग रन ने मीट उसके बोल में डालते हुए कहा, छोटा सा रेस्टोरेंट है पर रेनोवेशन चल रहा है, साल के दूसरे हाफ में खुल जाएगा। जाओ यानी क्यूरियस होकर पूछा, किंगशू के ऑफिशियल्स और रिच फैमिलीज कैसे हैं? लियांग रन ने भौहें से कोड़ी, किंगशू छोटा है पर वहाँ के ग्रुप्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, डील करना मुश्किल होगा। जाओ या ने मुस्कुराकर कहा, पैसे से सब कुछ हो जाता है सेकंड अंकल, जहाँ पैसा होता है वहाँ रास्ता खुल ही जाता है। लियांग रन ने गहरी सांस ली, तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसे हो, समझदार। फिर धीरे से बोला, बस अफसोस इस बात का है तुम जैसे समझदार लोग होते हुए भी उस पोजीशन के लिए लड़ नहीं सकते।